अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। आज का हमारा 13वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कल जो हमने फिग्मा डिज़ाइन देखा था लास्ट लेक्चर में उसको कैसे हम टेलविंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आज थोड़ी-सी हम करेंगे वॉक थ्रू जिसमें मैं दिखाऊँगा आपको कि फिग्मा का डिज़ाइन एचटीएमएल में टेलविंड के थ्रू कैसे बनाया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आते रहें न्यू लेक्चर्स के। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कीजिए और अपने आप को एनरोल करवा लें। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये कल का डिज़ाइन था जिसको हम देख रहे थे और इसमें हमें एक इशू नज़र आया था, वो ये कि इस डिज़ाइन का साइज़ यहाँ पे अगर देखें, इस पूरे हेडर का साइज़ 480 पीएक्स है। तो फिग्मा में एक फ़ीचर होता है कि आप सिंपली इस पूरे को सिलेक्ट करें, चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से, और उसके बाद कंट्रोल के सॉरी और उसके बाद के प्रेस करके अब यहाँ पे उसको स्केल कर सकते हैं। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि इसकी इस वक़्त विड्थ 480 है और हाइट इतनी है। तो अब मैं यहाँ पे अगर करता हूँ इसको फ़र्ज़ किया 1920 या इसको कर दूँ 1280, तो एंटर करने पे ये उसको स्केल कर देगा, ठीक है? अब इसको देखते हैं ज़रा ज़ूम आउट करके और इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो ये इसकी जो विड्थ है वो हो गई 1280 पीएक्स। अब ये यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा ज़ूम टू 100%, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और जैसा कि हमें लास्ट लेक्चर में इशू आ रहे थे कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा था, तो अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये 14 पीएक्स आ गया है इसका फ़ॉन्ट साइज़। तो के प्रेस करके उसको स्केल करने से इस पूरे डिज़ाइन को स्केल कर दिया गया है। अब इसको करते हैं हम कन्वर्ट टेलविंड में। सबसे पहले मैं वीएस कोड ओपन कर लूँ और यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर अब बना लेते हैं, प्रैक्टिस फ्रॉम फिग्मा के नाम से। और जैसा कि आप सबको अब पता है, हम इंडेक्स की एक फ़ाइल बनाएँगे। डिफ़ॉल्ट हमारा ये आ गया, फिग्मा प्रैक्टिस, उसको मैंने दे दिया टाइटल। और टेलविंड के लिए इसके अंदर टेलविंड डॉट सीएसएस ये उसकी आ जाएगी इनपुट फ़ाइल। और यहाँ से मैं अब कमांड्स कॉपी कर लूँ, ये CLI, और ये आ गई आपकी npm इधर इंस्टॉल करने के लिए इस प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट। तो ये जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, इधर टेलविंड इंस्टॉल कर देगी। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं दूसरी कमांड देख लूँ। नंबर 1 हमें चाहिए जो इनपुट फ़ाइल है हमारी, वहाँ पे ये आ गया इंपोर्ट टेलविंड सीएसएस। नंबर 2 हमें चाहिए इस टेलविंड को जनरेट करने की ये कमांड, ठीक है? उसकी बिल्ड प्रोसेस की। तो इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल पेस्ट करके इसकी जो इनपुट फ़ाइल है उसको करेक्ट कर दूँ और आउटपुट में कर देता हूँ style.css, और वॉच के साथ-साथ एक मिनीफाई का भी फ्लैग लगाता रहूँ ताकि वो कंप्रेस करके उसको करे, जनरेट करे। अच्छा, अब हमारी टेलविंड इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको करके क्लियर और यहाँ पे इसको रन कर दूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारी अब style.css आ गई और ये वो जनरेटेड फ़ाइल है जिसको हम यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो हमारा टेलविंड का सेटअप रेडी हो गया। अब चलते हैं इसको कन्वर्ट करने की तरफ। सबसे पहले ये हमारा आ जाएगा हेडर सेक्शन। जब भी आपने किसी डिज़ाइन को बनाना है तो आपने उसको ज़हन के अंदर पहले बनाना है, उसको विजुअलाइज़ करना है, इमेजिन करना है कि मैं इसको कैसे बनाऊँगा, कैसे अप्रोच करूँगा।
तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्योंकि ये होगी फुल विड्थ, ठीक है? यानी ब्राउज़र के लास्ट तक अगर ब्राउज़र बड़ा होगा तो वो साइडों से स्पेस आती रहेगी और ये अंदर वाली जो चीज़ है, यहाँ से इसको मैं करवाऊँ सिलेक्ट, ये। ये 2 चीज़ें जो कि है 1024 पीएक्स की विड्थ, ये हमारा होगा अंदर का कंटेनर, ठीक है? जो सेंटर रहेगा फिर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हम करेंगे ज़रा सिमेंटिक एचटीएमएल में भी काम और सिमेंटिक एचटीएमएल के अंदर एक टैग है हेडर, ठीक है? जो आप देते हैं अपने वेब पेज के हेडर को। सिमेंटिक एचटीएमएल में दोबारा बताता चलूँ कि ये कौन से टैग्स हैं, ये बिहेव करेंगे बिल्कुल डिव की तरह, ठीक है? ये सिर्फ़ इसलिए दिए जाते हैं ताकि ब्राउज़र या जो भी बॉट वगैरह आपकी साइट को पढ़ रहा हो, उसको पता चले कि यहाँ पे आर्टिकल है, ये साइट का कंटेंट है, ये डिटेल्स है, ये किसी फ़िगर यानी पिक्चर या किसी ग्राफ वगैरह की कैप्शन है, ठीक है? यहाँ पे आ गई फ़िगर और ये आ गया उसका फुटर, हेडर, मेन कंटेंट के लिए। तो ये मुख्तलिफ़ इसके बने हैं सिमेंटिक एचटीएमएल के टैग्स, तो अब हम ये यूज़ करेंगे। हेडर मैंने लगाया, ये आ जाएगा हमारा, अब मैं ये माइंड में विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि ये जो वाइट बैकग्राउंड के साथ है, अगर यहाँ पे आप गौर करें, ये बैकग्राउंड डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो ऊपर वाला ये जो सेक्शन है, इस पूरे के लिए ये आ जाएगा मेरा हेडर। उसके अंदर अब मुझे चाहिए एक तो ये लोगो के लिए और साथ इस मेन्यू के लिए, इस पूरे को रैप करने के लिए एक डिव, जिसको हम विड्थ दे देंगे 1024 और साथ कर देंगे सेंटर अलाइन्ड। तो अब मैं वो साथ डिव लगा दूँ, डिव क्लास इसको दे देते हैं विड्थ, मैं ट्राई कर लेता हूँ 8 एक्सेल। इसको हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम कस्टमाइज़ कैसे करेंगे एग्ज़ैक्ट लगाने के। तो चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट। नंबर 1 मैं इसको अब सेव कर लूँ और यहाँ से रिवील इन फाइंडर और ये कर लिया ओपन, बल्कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं इधर कुछ टेक्स्ट लिख दूँ ताकि मुझे शो हो जाए और इसकी अब हम चेक करते हैं विड्थ। आई थिंक 8 एक्सेल के नाम से कोई डिफाइंड नहीं है। 7 एक्सेल ट्राई करते हैं, 7 एक्सेल पे ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, 7 एक्सेल पे ये आ रहा है 1280 पीएक्स की उसकी विड्थ। तो इसको अब हम कस्टम वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपनी टेलविंड की इनपुट फाइल के अंदर, ऐड थीम। ये हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन से लेक्चर में। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ। टेलविंड के डॉक्स पे आके थीम वेरिएबल्स और यहाँ पे नीचे वेरिएबल्स होंगे और इनमें से स्पेसिंग वाला जो है ये यूज़ होता है उन क्लासेस के लिए जैसे पैडिंग या मैक्सिमम हाइट या विड्थ वगैरह। तो इस तरह से ये डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? ये आ गया और यहाँ पे अब मैं लिख दूँगा, मैंने अगर रीडिफ़ाइन करना है 7 एक्सेल को तो ये लिख दूँगा और आगे क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि ये है 10-25 पीएक्स, ठीक है? तो इसको मैं 10-25 पीएक्स पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अब 7 एक्सेल पे ये डिफ़ाइन हो चुका है और 7 एक्सेल की जब मैं विड्थ की अब क्लास दूँगा, तो यहाँ पे पहले था ये 1280, रिफ्रेश किया, ये 1025 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हमें करना है एमएक्स ऑटो ताकि ये कंटेनर हमारा सेंटर में चला जाए। ये आ गया, अब साइडों से आ गई हमें मार्जिन। तो अब ये कि मैं जितना भी ज़ूम करूँगा, वो उसको जो कंटेनर है, उसको सेंटर में रखेगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें काम, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि आपने सारी चीज़ें करनी है विजुअलाइज़ कि ये कैसे बनाऊँगा, ये चीज़ मैं कैसे बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 चीज़ें मेन हैं। लेफ़्ट की तरफ जाएगा आपका लोगो
और राइट की तरफ होगा आपका मेन्यू, ठीक है? तो यहाँ पे एक मैं डिव लगा दूँ जिसके अंदर इमेज टैग और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लोगो। मैंने लोगो को पहले कर लिया था डाउनलोड, तो मैं उसको करता हूँ सिंपली इमेजेस logo.svg। अगर आपने नहीं देखा लेक्चर के फिग्मा से डाउनलोड कैसे करना है फ़ाइल को, तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने ये सारा कुछ दिखाया आपको। ठीक है, एक डिव ये आ गई, ये डिव होगी अब लेफ्ट साइड पे। नेक्स्ट फिर हम ये करेंगे डिव और इसके अंदर हम वो मेन्यू बनाएंगे, ठीक है? चाहे URLi से आप बना लें, चाहे ए टैग से बना लें। मैं इसको यहाँ पे URLi से बना लेता हूँ। li अंदर ए टैग, ये आ जाएगा होम, ठीक है? यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए चंद एक बनाऊंगा ताकि हम सेक्शंस को देख सकें कि एग्जैक्टली कैसे बनते हैं, ठीक है? कम्युनिटी और फाइनली हमारा जो ये है रजिस्टर नाउ, ये आ गए, ठीक है? अब ये चीज़ें हो गई। इसको अगर मैं करूँ रिफ्रेश तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो नंबर 1 आपने हमेशा ये करना है, अगर लोगो जो है उसकी विड्थ ठीक भी आए हाइट वगैरह अपनी पोजीशन पे, तो आपने हमेशा ये करना है कि इसको कंस्ट्रेंट करना है। कंस्ट्रेंट करने से मुराद कि आपने इसको हाइट या विड्थ की बेस पे डिज़ाइन के मुताबिक बनाना है। वो इस वजह से कि अगर क्लाइंट कहीं अपलोड कर दे हाई रेज़ वाला लोगो, तो वो इस तरह से शो ना हो, ठीक है? अब इसकी हाइट है 21-22 px, तो मैं यहाँ पे इसको हाइट देता हूँ 5, H5 की क्लास, और इसको देखते हैं ये कितनी मिलेगी। ये आ गई 20, तो मैं इसको कर देता हूँ 5 के बजाय 6, थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाए, ये ठीक है। अब ये 24 px आ गई, ठीक है? नेक्स्ट हमने करना है इनको लेफ़्ट और राइट अलाइन। तो उसके लिए आपको याद होगा हम एक तो लगाएँगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जिसके लिए फ्लेक्स की क्लास, और दूसरी मैं हमेशा भूल जाता हूँ, यहाँ पे हम इसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। फ्लेक्स के अंदर ये वाला पार्ट जस्टिफाई कंटेंट, ये, ठीक है? अब वो चला गया लेफ़्ट में और वो चला गया राइट में। तो ये है अ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, आई थिंक इसकी क्लास है जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, नहीं, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फाइंड इसको, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो यह है जस्टिफाई बिटवीन की क्लास, ये आ गई, ठीक हो गया? नेक्स्ट हमने करना है कि ये जो मेन्यू है यूएल, इसको भी हमें सेट करना है, किस तरह? फ्लेक्स दे के, और इसमें हम साथ गैप भी देंगे। अब गैप कितना देना है, उसके लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मार्जिन कितनी आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये 21 px, यानी 21-22 पिक्सल परफेक्ट उतना भी होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ आप मेक श्योर करें कि रिस्पॉन्सिव वगैरह उसकी, और वो देखने में इससे मैच हो रहा है। 1-2 पिक्सल का या आधे पिक्सल का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें गैप की मैं 6 की क्लास देता हूँ, और इधर देखते हैं गैप कितना आया। मैं यहाँ पे इसको कर लूँ गैप वाली क्लास को सिलेक्ट, ज़रा आपके लिए कर दूँ ज़ूम। तो यहाँ पे जहाँ गैप दिया गया, इधर क्योंकि ये कर रहा है कैलकुलेशन, यहाँ पे अगर होवर करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट ये थर्ड नंबर पे वैल्यू बता रहा है कि 24 px गैप है, ठीक है? और इधर कितना था 21, तो ये मेरी नज़र में क्लोज़ है। आप इसको कर लें कि ये हो गया, ठीक है? नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 px चाहिए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है? यहाँ पे इसको क्विक हल ये है चेक करने के लिए कि आप सिंपली ए टैग को करें सिलेक्ट, फ़ॉन्ट साइज़ 14 px दे के,
और फिर देखें ये छोटा लग रहा है या बड़ा लग रहा है, ठीक है? इसको इनेबल, डिसेबल, तो ये आपको फ़र्क नज़र आ गया। अच्छा, इसको वैसे यहाँ पे मैं करूँ 100%, यस, उसके मुताबिक ये ठीक जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप इनको क्लासेस दे के फिक्स तो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि इसका टेक्स्ट साइज़ छोटा होने वाला है, तो अगर मैं इसको लगाता हूँ टेक्स्ट स्मॉल, ठीक है? तो इसको चेक करें और उसकी कितनी आ गई, 14 पीएक्स एग्जैक्ट। तो ये साइज़ तो उसका ठीक हो गया, लेकिन जब इसको आप वर्डप्रेस या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे इश्यू ये आएगा कि उसकी डिफ़ॉल्ट एक बन रही होती है एचटीएमएल। मेन्यू के अंदर उसकी एचटीएमएल जनरेट हो रही होती है। तो उसमें मसला ये आएगा कि जो उसको कन्वर्ट कर रहा होगा, चाहे वो आप हों या कोई बैकएंड का डेवलपर, तो वो ये क्लासेस वहाँ पे ईज़िली ऐड नहीं कर सकता। तो इसका हल ये है कि हम इसको दे देंगे या तो कोई क्लास, ठीक है? और या डिव के बजाय हम इसको कर देते हैं नैव यूज़, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 फिर ये कि ये क्लासेस अब हम यहाँ पे नहीं देंगे। टेलविंड की इनपुट के अंदर आप इस तरह से सीएसएस लिख भी सकते हैं कि हेडर के अंदर जो नैव है, उसके अंदर जो यूएल है, इसको अप्लाई किया जाए कौन से, ये 2 स्टाइल, ठीक है? ये आ गए। यानी यहाँ पे आप टेलविंड की इनपुट सीएसएस के अंदर आप इस तरह से लिख के, ठीक है? और अप्लाई लिख के एट अप्लाई और उसके आगे अपनी क्लासेस लिख सकते हैं टेलविंड की। तो टेलविंड उसको खुद ब खुद रेंडर करते हुए ये बना देगी, ठीक है? नेक्स्ट हमें करना है इस ए टैग का काम, और उसके लिए मैं कर देता हूँ चाहे ये, और चाहे आप यहाँ पे ये लिख दें कि उसके अंदर जो ए होगा, ठीक है? और इसके लिए क्या हो, अप्लाई टेक्स्ट स्मॉल, तो ये आ गया, ठीक है? अब फाइनली हमने ये करना है कि ये जो बटन होगा, जो सीटीए होगा, इसको एक क्लास दे देते हैं। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि हम इसको क्लास क्यों दे रहे हैं? तो उसका आंसर ये है कि क्लासेस ऐड करना नामुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्योंकि होगा एक सीटीए, तो इसको उसके लिए मैनेज करना जो है वो ईज़ी होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसके अंदर जो ए को हमने दिया था, यस, ए को, ठीक है? तो अगर आपने ऐसे करना हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये क्लास सीटीए, तो इससे मुराद है कि हेडर के अंदर नैव, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर ए टैग, उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसकी क्लास है सीटीए, जबकि हमें वो नहीं चाहिए, ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मैं इसको अगर दूँ एट अप्लाई बीजी ब्लू 500 फ़र्ज़ किया, सेव किया, ये वर्क नहीं किया क्योंकि ए के अंदर सीटीए नहीं है, ए को ही सीटीए क्लास मिली है। तो हम यहाँ पे लगाएँगे एंड, ठीक है? उससे क्या होगा कि इससे पिछला जो था ये, उसका देखेगा कि उस एलिमेंट के अंदर जिसको उसी को, यानी किसी ए टैग को क्लास मिली है सीटीए की, तो ये वहाँ पे अब अप्लाई होगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आ गया, ठीक है? बाकी अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, हम इन दोनों को कर लेते हैं सिलेक्ट, शिफ्ट दबा के। पहले मैं आया सिंपली क्लिक करते हुए यहाँ पे, फिर मैंने शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया है टेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट मैं यहाँ पे मैक के लिए ऑप्शन और विंडोज़ पे आल्ट प्रेस करके सिंपली यहाँ पे करूँगा होवर। तो मुझे ये बता रहा है कि 28 पीएक्स लेफ्ट और राइट से है पैडिंग, और टॉप और बॉटम से है 12 पीएक्स, ठीक है? तो इसको अब हम करते हैं मैं यहाँ पे इसको
ये कलर के बजाय, अच्छा हाँ, हमें क्योंकि अब कलर भी ये डिफ़ाइन करना है, तो कलर डिफ़ाइन करने के लिए नंबर 1 मैं यहाँ से इसको कर लूँ कॉपी, ठीक है? ये आ गया ये। अब कलर के लिए यहाँ पे हम देखें अगर थीम वेरिएबल्स, ठीक है? तो वो है सिंपली कलर। कलर आगे उसको हम नाम दे देते हैं। अमूमन तौर पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये कि जो साइट आप बना रहे हो जिसके लिए डिज़ाइन, ठीक है? उसका नाम लिख के या कोई भी ऐसा कीवर्ड लिख के जो यूनिक हो उसके लिए। जैसे नेक्स्ट सेंटर, तो मैं कह देता हूँ नेक्स्ट ग्रीन, ये। तो अब हमने न्यू कलर जो डिफ़ाइन किया उसका नाम है नेक्स्ट ग्रीन। तो यहाँ पे बीजी ये कर दिया। अब इसको देखते हैं, ये आ गया, ठीक है? टेक्स्ट ऊपर वाइट में कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि आप सबको पता है टेक्स्ट हम कैसे चेक करेंगे। टेक्स्ट वाइट, ये आ गया। और अब हमें देनी है इसकी पैडिंग। एक्स एक्सिस से मैं इसको अंदाज़न दे दूँ 8, ठीक है? और वाई से मैं 6 दे देता हूँ। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए टैग क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होता, तो उसको टॉप से जो पैडिंग है वो नहीं मिली। इसको यहाँ पे मैं अगर करूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो अब ये मिल गई, ठीक है? यहाँ पे अच्छा वो एक एरो मिसिंग था, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं। दूसरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसको बॉर्डर रेडियस मिला हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इधर आऊँ, ये अपीयरेंस के अंदर आप देख रहे हैं कॉर्नर रेडियस 3.56, तो 3.5 px इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दे दूँ यहाँ पे। CTA को बोट अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता जाऊँ कि आप अप्लाई की क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे अगर आपको ज़रूरत हो कि आपने सिंपली CSS लिखनी है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दिया, रिफ्रेश किया, तो अब ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो उससे मैच कर रहे हैं। अच्छा एक हमने करना था इसको ब्लॉक, तो ये आ गया, ठीक है? नेक्स्ट अब हमने ये काम करवाना है कि ये सारे सेंटर्ड अलाइन्ड हों। अ, ये आप देखें कि टॉप और बॉटम से बराबर, ठीक है? इधर भी ये बिल्कुल सेंटर में है, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो इसके अकॉर्डिंग उसको हाइट मिली है और ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? फाइनली ये ऊपर से मार्जिन है 14 px, इसको हम दे देंगे। तो मैं कर देता हूँ, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, इसको मार्जिन टॉप, ठीक है? 4 करके देखते हैं, और नेक्स्ट क्या करना था? हाँ, उनको अलाइन सेंटर। तो ये मार्जिन मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, कितनी मिली है? 16 px, काबिल कबूल है। अब आगे आ जाते हैं इनकी ये अलाइनमेंट, ठीक है? डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसकी कौन-सी थी ये? नहीं, ये नहीं। ये अच्छा हाँ, एक इसको भी देना है, ठीक है? और उसके अंदर भी क्योंकि हमने यूएल को दी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसके लिए वो सेपरेट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आई थिंक आइटम सेंटर की क्लास होगी, मैं ट्राई कर लेता हूँ। आइटम्स सेंटर, यस, और सेम चीज़ यहाँ पे यूएल को, ताकि ये भी हो जाए सेंटर, ठीक है? अब हमारा ये पार्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि बल्कि इसको देखें भी, ये मुझे भी ज़्यादा लग रहा। इसको क्या हुआ है? इसको किया होवर, नीचे आके 24 px इसको टॉप बॉटम है, और लेफ़्ट राइट से 32 px, ठीक है? तो मैं इधर दोबारा देखूँ इसका कितना था?
12 px और 28 px। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, इसको करते हैं 7, इसको करते हैं 4। ठीक है, अब देखें तो ये 28 ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से अभी भी ज़्यादा है। तो इसको 3 करके देखते हैं। सॉरी, कितना था वो? 12। ये 16 है, ये आ गया 12। ठीक है, तो अब ये आपको देखने में भी उससे मैचिंग लग रहा होगा। ठीक है, इसको करते हैं ज़ूम 100। ठीक है, ये और ये। और आम तौर पे मैं खुद भी जब क्यूए टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, किसी डेवलपर ने कुछ काम किया हो, तो मैं इस तरह से चेक करता हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड रख के इसको 100 पे, इसको भी मेक श्योर किया कि मैंने ज़ूम नहीं किया हुआ, ज़ूम रीसेट, और साइड बाय साइड इस तरह। यहाँ पे मैंने रख दिया एरो कि यहाँ से ये कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है। सेम चीज़ मैंने कर दी, उसके साथ मैच यहाँ पे, और नेक्स्ट सिंपली ये। तो अब आप देखें कि ये चीज़ें बिल्कुल मैच हो रही हैं। सॉरी, इसको कर देते हैं बंद। ये बिल्कुल मैच हो रही हैं, सिर्फ़ इस एरो की वजह से नहीं। और यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़रेंस है लोगों का, वो इस वजह से कि वो डिफ़रेंस हमने खुद रहने दिया कि इतने मार्जिन की खैर है। तो अगर आप बेटर समझें, तो जो वो मार्जिन रह गया था थोड़ा-सा, उसके लिए भी आप कस्टम बना के यहाँ पे वेरिएबल और उसकी जो है हाइट उस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हेडर हमारा जो है वो कंप्लीट है। जहाँ पे मिसिंग चीज़ें हैं, इनके होवर इफ़ेक्ट, और वो मेरा ख़्याल है कि आप सब अब लगा सकते हैं। मैं वैसे बेसिक से आपको लगा के दिखा देता हूँ। होवर पे इसका कलर हो जाए ये वाला, टेक्स्ट ये। ठीक है, ए टैग को मैंने लगा दिया, तो अब होवर पे ये आ गया। इसी तरह से आपने इसका बैकग्राउंड जो है वो होवर पे थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, होवर और बीजी नेक्स्ट ग्रीन 90। ये डिवाइड 90 से मुराद है कि उस कलर की 90% ओपेसिटी होगी ये। ठीक है, ओपेसिटी उसकी जो है वो कम हो जाएगी थोड़ी-सी, उस कलर की शेड कम हो जाएगी, लाइट हो जाएगा वो। ठीक है, अब हेडर हमारा कंप्लीट है, और जिस तरह से हमने हेडर को सबसे पहले विजुअलाइज़ किया था, नेक्स्ट सेक्शन को भी हम वैसे ही करेंगे विजुअलाइज़। और वैसे मुझे उम्मीद है, मैं ये लिंक भी करवा दूँगा शेयर डिस्क्रिप्शन में, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर कुछ लोग इसको चैलेंज लेके खुद से करें, और अपनी जो है एचटीएमएल वो मुझे शेयर करें कमेंट के अंदर। ठीक है? अब मैं यहाँ पे ना, क्योंकि लेक्चर ये हो जाना बहुत लंबा, इसको कंप्लीट करते हुए आपको इसको विजुअलाइज़ करते हुए बताता हूँ कि इस सारे को बनाएँगे कैसे आप। नंबर 1, ये आ गया आपका हीरो सेक्शन। ठीक है? हीरो सेक्शन कहते हैं जो भी आपकी वेबसाइट जब ओपन हो, ठीक है? तो सबसे पहले जो वहाँ पे शो हो रहा होता है, स्क्रॉल किए बगैर, जो आपकी मेन चीज़ होती है मेन्यू के अलावा, उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे है, उसने बड़ा-सा टाइटल दिया है, लेसन्स एंड इनसाइट्स फ्रॉम 8 इयर्स, वेयर टू ग्रो योर बिज़नेस एज़ अ फोटोग्राफर, साइट और सोशल मीडिया। और बटन आ गया उसका सीटीए रजिस्टर के लिए, वो कॉल टू एक्शन दे रहा है, रजिस्टर करें। और यहाँ पे आ गया एक ग्राफिक। ठीक है? तो अब मैं इसको विजुअलाइज़ करते हुए अगर आपको बताऊँ, तो नंबर 1, आपने एक सेक्शन लगाना है। ठीक है? माइनर सा मैं स्पीड में करवा भी देता हूँ। आपने लगाया सेक्शन, ठीक है? इसको आप देंगे बैकग्राउंड कलर ये ग्रे। ठीक है? आप दोबारा नोट करें, ये वाइट है ऊपर और ये ग्रे है। तो इसको आप यहाँ से कॉपी करके वेरिएबल्स स्टोर कर लें। ठीक है? और नेक्स्ट ये कि आपने इस सेक्शन को दिया ये बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर लगाई एक डिव, जिसको आपने क्या देना है, विड्थ 7 एक्सेल एमएक्स ऑटो, ताकि वो ये डिव बन जाए जो अभी आपको ये सिलेक्टेड एरिया नज़र आ रहा है। ठीक हो गया? नेक्स्ट आपने करना है, चाहे यहाँ पे अब ग्रिड यूज़ कर लें,
क्योंकि आपने रेशो इसमें रखनी है और चाहे आप फ्लेक्स रख के किसी एक को विड्थ दे दें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कहने से मुराद कि उस कंटेनर के अंदर एक आ गई आपकी ये वाली डिव, ये पूरी, ठीक है? एक डिव और उसके अंदर आ जाएगी इमेज, जहाँ पे आप इसको कर लेंगे अटैच। दूसरी आ गई आपकी ये वाली डिव, और इस डिव के अंदर ये आ गया आपका H1, ठीक है? और ये आ गया आपका P टैग, और ये आ गया आपका एंकर टैग, और उसको आपने सेम इसी तरह स्टाइल कर दिया, ठीक है? अच्छा, ये एक्चुअली क्योंकि होंगे स्लाइडर, तो स्लाइडर्स हमने वैसे कवर नहीं किए, लेकिन मुझे उम्मीद है, ख़्याल नहीं, उम्मीद है कि आप इसको खुद ब खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूँ कोड पेन की एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमारी काफ़ी हद तक हो गई थी। बल्कि मुझे याद है स्लाइड एक अच्छी हुँ, स्लाइड जेएस, ये एक लाइट वेट और बड़ा अच्छा है स्लाइडर के लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। आप यहाँ पे देखें, उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है? ये आ गई एग्जांपल्स, और हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये सारी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं कि अगर आपने ये जो बुलेट्स हैं इसकी ये राइट साइड पे लेके आनी है, तो उसके लिए कोड ये है। वेरिएबल डिफाइन करें, न्यू स्प्लाइड, जिस कंटेनर के अंदर वो रखा है वो, और साथ डायरेक्शन बता दें, हाइट बता दें, और व्हील बता दें ट्रू है या नहीं। व्हील से मुराद है ये वाला, ठीक है? तो ये आपको आ रही है मुख्तलिफ एग्जांपल्स। हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी फिट होती है। इसमें ये फिट होता है कि ये आ रहे हों लेकिन एरोज़ ना हों, ठीक है? तो अगर तो एग्जांपल्स में आपको मिल जाए तो ये ठीक है, अगर ना मिले तो आपको फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ेगा कि फ़र्ज़ किया इसका हम कोड देखते हैं। यहाँ पे ये है और ये भी है, हमें इसको रिमूव करना है। तो टाइप फेड रिवाइंड ट्रू, मैं एक काम करता हूँ, इसके ना कोड पेन पे सर्च कर लेता हूँ, स्प्लाइड जेएस, ताकि आपको लाइव कोड भी दिखा सकूँ। तो हम ये एग्जांपल साथ देख लेते हैं, और साथ इधर डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑप्शंस, ठीक है? ऑप्शंस में वो बता रहा है कि आपके पास कौन-कौन सी सारी ऑप्शंस हैं, टाइप किस तरह का, लेबल हो या ना हो, रिवाइंड की ऑप्शन, उसकी स्पीड, हाइट, विड्थ, ऑटो चले ना चले, ये सारी चीज़ें। तो इधर हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल, इसको करते हैं बैनर विद टेक्स्ट, क्योंकि इससे मुराद है कि ये टेक्स्ट, ये बटन, पी टैग, ये सारा कुछ मूव होगा, उसने डिफरेंट यहाँ पे रखनी है कि नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आता है तो वहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट आ जाएगी। क्लोड को कहता हूँ कि मुझे स्लाइड के अंदर ये बना दो। अब आपको मैंने अभी तक कई लोगों को विंडसर्फ, कर्सर और बाकी एआई टूल्स का पता होगा जो आपको कोड लिख के देते हैं। मैंने आपको अभी तक इसलिए नहीं करवाई कि आपकी लर्निंग पहले होनी चाहिए कि जो एआई आपको कोड लिख के दे रही है, क्या वो ठीक है? उसमें कोई मसला तो नहीं, या वो फ्यूचर में तंग तो नहीं करेगा? तो इसलिए आपको खुद प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और एआई को सिर्फ़ आप यूज़ करें स्पीड अप करने के लिए चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आज पहली दफ़ा इस कोर्स के अंदर एक ये एआई से काम करवाने लगा हूँ। आई नीड यू टू क्रिएट दिस स्लाइडर इन एचटीएमएल, सीएसएस और एंड यूज़ स्लाइड जेएस। तो ठीक है, क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं थी नज़र आ रही, और हमारे ये लेक्चर की ड्यूरेशन हो चुकी है काफ़ी लंबी, तो इस सारे को कवर करने के लिए
ये इसने क्रिएट कर दी है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्प्लाइड का एरर आ रहा है। वो पॉसिबल है कि इसको क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया और उसको ये इशू आ रहा है, जेएस उसको नहीं मिल रही है उसकी। तो हम एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं पब्लिश करके इसके पब्लिक यूआरएल पे आके। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे करूँ चेक, इधर भी ये वर्क नहीं किया और यहाँ पे सेम एरर आ रहा। तो मैं इसको एआई उतनी अच्छी नहीं है। नंबर 1 चेक कर लूँ, स्प्लाइड इसने ऐड की है जेएस, स्लाइड जेएस ये ऐड की है। नंबर 2 अब चेक कर लूँ ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी कर रही है, यही मसला था। उसने स्क्रिप्ट लगाई है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मैं यहाँ से सिंपली इसका जो है गेट स्टार्टेड और इसका सीडीएन का पाथ ढूंढूं, ये आ गया जेएस डिलीवरी। तो ये इसका पाथ है, ठीक है। इसको कर लूँ कॉपी और यहाँ पे ये कर दिया मैंने। इसको की ऑप्शन नहीं दे रहा। मैं सिंपली ये करता हूँ, इस सारे को करता हूँ कॉपी और अपने पास यहाँ पे न्यू फाइल स्प्लाइड टेस्ट डॉट एचटीएमएल, ये ठीक है। वैसे इसने बड़ा लंबा कोड इसके लिए लिख दिया। अच्छा वो उन चीज़ों के लिए होगा, मैं इसी से ही फिक्स करवा देता हूँ। इट्स फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, can you just replace the image, graphics, etc. with a placeholder image ins- and get rid of extra functionality, etc. Make sure the code is as little as possible. तो एक ये काम करवा लेते हैं, ये इसने जनरेट कर दिया, सेम काम मैंने किया ये। अब इसमें मेक श्योर करूं कि करेक्ट जेएस फाइल यूज़ हो रही है, ये आ गई। और दूसरा सीएसएस फाइल भी ये आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पे टेस्ट, रिवील इन फाइंडर, ये हो गया ओपन, तो ये आ गया। अब इसमें आप देखें कि अच्छा एक तो ये चीज़ कि उसने स्लाइडर अंदर एक ही रखा था, स्प्लाइड, स्प्लाइड ट्रैक और ये लिस्ट यूएल उसकी, और ये एलआई जो है ये रिपीट होगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, सेकंड स्लाइड और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्प्लाइड का साथ इंट्रो देता जाऊँ कि जैसे मैंने बताया था कि ये स्लाइडर है, ठीक है। एक ये लाइब्रेरी बनी हुई है, आपने इसकी सीएसएस लगाई ताकि ये वाली चीज़ें आ जाएं, और अगर आप ये ना भी लगाएं आप इसको खुद से स्टाइल कर सकते हैं, बट उसमें आपको ना ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी स्टाइल। इसमें इसकी आती है एक बिल्कुल बेयर मिनिमम वर्जन, मेरा ख्याल है ये वही होगा, यस ये शायद वही है, कि जिसमें ये अपने स्टाइल वगैरह कोई ऐड नहीं करता है सिवाय ये बेसिक के, और अपनी सीएसएस के अंदर आप इनको भी चेंज कर सकते हैं अगर करना हो, ठीक है, उनकी क्लासेस वगैरह देख के। नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि इसकी नीचे जो जेएस है जहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया जा रहा है, अब ये होगा ऐसे रहा कि जेएस लगाई यहाँ पे और फिर कहा न्यू स्प्लाइड का स्लाइडर लगाओ, क्लास है स्प्लाइड उसके ऊपर, और क्लास स्प्लाइड मिली है इसको। अब इसके अंदर ये इसकी अपनी क्लासेस होती हैं, ट्रैक उसकी लिस्ट की और हर एक स्लाइड की, ये तो उनके अंदर जो चीज़ें होंगी वो अपने आप स्लाइड होना शुरू हो जाएंगी।
अब नेक्स्ट यहाँ पे इसकी आ जाती हैं ऑप्शंस, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ताकि आपने अगर ये बनाना हो तो उसमें क्या करेंगे। नंबर 1, अब ये बॉर्डर रेडियस वगैरह इसका रिमूव कर दें, और वो कहाँ पे है, ये मिला हुआ है, ये, ठीक है। हम्म, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे फाइंड, तो ये आपको मिल गया बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, पैडिंग को रहने देते हैं, और ये सारी चीज़ें। रिफ्रेश किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको मेरा ख्याल है आप अगर इस तरह से स्टाइल करना हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये है कि ये एरोज़ कैसे बनाएंगे, सॉरी रिमूव करेंगे। तो एरोज़ रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे आएँ, इसकी ऑप्शंस, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये आ गई ऑप्शंस, यहाँ पे सर्च करें एरो, ठीक है। तो आपको मिलेगा ये एरोज़, ठीक है। डिटरमिन्स वेदर टू क्रिएट फाइंड एरोज़ और नोट, ठीक है। इसको मैंने किया क्लिक, तो यहाँ पे आपको उसकी एग्जांपल भी इधर एग्जांपल नहीं है, इधर आ जाते हैं। इस तरह से आपने देनी होती हैं सारी ऑप्शंस अपनी, ठीक है। नीचे आइए, स्प्लाइड जहाँ पे अब उसकी क्लास आप डिफाइन कर रहे हैं, उसके आगे हम करेंगे कोमा, रीस्टार्ट, और यहाँ पे, ठीक है। अब वो कौन सी थी, एरो, और आगे हमने बताना है ट्रू या फॉल्स। तो मैं करता हूँ एरोस और फॉल्स, सेव किया, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो एरोस गायब हो गए, ठीक है। इसी तरह अब हमने देखना है यहाँ पे उसको, इसका कोड देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, टाइप लूप पैडिंग 20, ये ना मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, डॉट्स, ये इंडिकेटर डॉट्स और नोट, उसके लिए है पेजिनेशन। तो इसको हम कर देते हैं पेजिनेशन ट्रू। वैसे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ट्रू है, तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आए। ओह एक्चुअली ये आ रहे थे, शायद शुरू से ही आ रहे थे, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि उसका कलर वो वाइट था तो मुझे नज़र नहीं आए, ठीक है। तो इसके कलर को अब कैसे करेंगे चेंज, सिंपली इसकी देखें कि क्लास कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। ये क्लास आ रही है, यूएल मिली है स्प्लाइड पेजिनेशन, इसको क्लास, और उसके अंदर हर एक को ये बटन मिला है और एक पेरेंट एलआई मिली है, ठीक है। तो आप इसकी बेस पे स्प्लाइड पेजिनेशन पेज, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर सबका है ये वाला, ठीक है। और उसमें क्या है, इसको बल्कि कहीं ना कहीं मिली होगी ओपेसिटी, यहाँ पे ये आ गई ओपेसिटी उसकी 30%, यानी कलर दोनों का सेम है, लेकिन जो एक्टिव होगी उसकी ओपेसिटी होगी 100%, और जो होगी इनएक्टिव, यानी जो डिफ़ॉल्ट होगी उसकी आ जाएगी 30% ओपेसिटी। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं सीएसएस के अंदर, यहाँ पे इन क्लासेस की बेस पे इज़ एक्टिव जो है उससे मुराद है कि वो एक्टिव है, और सेम इसका साइज़ वगैरह बड़ा करने का वो भी कर सकते हैं आप सीएसएस से। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये कंप्लीट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट हो गया आपको क्लियर, और स्प्लाइट जेएस लगा लेंगे। अगले पार्ट में आपने करना है आवर क्लाइंट्स, ठीक है। सिंपली H2 उसको सेंटर करना, ये आ गया पी टैग, लेकिन आपने इस पूरे को एक सेक्शन में रैप करना है, और नीचे आ गए ये लोगोस, और इन लोगोस के पेरेंट को आप एक डिव लगा के उसके अंदर ये आ गई इमेजेस, और उस डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे। नेक्स्ट आ गया ये सेक्शन, ठीक है, ये भी सिंपल है। ये आ गई H2, ये आ गया पी टैग, इन तीनों को आपने, सॉरी,
इन तीनों को आपने एक डिव में रैप कर लिया और उसको लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स या ग्रिड और उनको गैप दे दिया और उसके अंदर एक आ गई आपकी ये इमेज, ये हेडिंग H3 और ये आगे पी टैग। सेम काम यहाँ और सेम यहाँ, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बस मेक श्योर करें कि इसके और इसके दरमियान ये मार्जिन हो, ठीक है। ये भी सिंपल है, एक डिव इस तरफ, एक इस तरफ और इसके अंदर ये मल्टीपल डिव्स और उनको डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ठीक है। ये भी सेम चीज़ है, जैसे ऊपर सेक्शन गुजरा है, आपने सेम उसको कॉपी करना है और टेक्स्ट और इमेजेस चेंज कर देनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे भी जो है सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। पी टैग लग गया, ये आ गया, चाहे इसको स्पैन में रख लें, चाहे इसको H3 में रख लें और नीचे ये दोबारा आ गया पी टैग और ये आ गई इमेजेस के आपके दोबारा लोगोस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मुश्किल आ सकती है और इसका मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे करना है। पूरा आ गया ये सेक्शन, ये आ गई उसमें H2, ये आ गया पी टैग और फिर आपने इन तीनों को करना है एक डिव में, यानी एक आ गई आपकी डिव पेरेंट, उसको आपने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स और साथ दे दिया गैप। नेक्स्ट आपने उसके अंदर ये जो 3 डिव्स होंगी, उनके अंदर एक लगाई इमेज, एक आपने लगाई इमेज टैग और साथ आपने उस इमेज टैग के बाहर एक और डिव लगा दी, जिसको आपने इस तरह से स्टाइल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, उसके अंदर एक ही आ गई आपकी H3, ये आ गया आपका एंकर टैग, इनको कर दिया सेंटर, बैकग्राउंड कलर दे दिया और नेक्स्ट फिर आपने करना है ये जो कंप्लीट डिव थी, जिसके अंदर इमेज और ये एडिशनल डिव आ रही है, इस डिव को आपने देना है पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और ये जो अंदर वाली डिव होगी इसको आपने देनी है पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको विड्थ आपने कम करके और लेफ्ट आपने दे देना है, फ़र्ज़ किया आपकी ये जो डिव है इसको आपने विड्थ दे दी, फ़र्ज़ कर लेते हैं फ़िलहाल 80%, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आपने कैलकुलेट करके करनी है कि फ़र्ज़ कर लिया इसकी 80% बन रही है। आपने 80% दी विड्थ और आपने फिर लेफ्ट दिया 10% ताकि ये सेंटर में आ जाए। 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 80% इसकी अपनी विड्थ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और फिर आपने करना है बॉटम, इसको 50% से ट्राई कर लें और या फिर पिक्सेल्स के अंदर आप इसको ट्राई कर लें। तो उससे क्या होगा, ये इससे बाहर निकल के, यानी पहले होगा ये सॉरी ये तंग कर रहा है, इसको कुछ खैर बॉटम जब आप इसको देंगे तो ये बाहर निकल के इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बॉक्स शैडो है, वो इस डिप अंदर वाली को लगा हुआ है और बाकी ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आपका इस पे कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कीजिए। वीडियो ये हमारा जो लेक्चर है ये बहुत लेंथी चला गया और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरा करके दिखाता, लेकिन ये भी ठीक है कि आपकी इसमें प्रैक्टिस खुद से होनी चाहिए। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस डिज़ाइन को लेके या कि कोई हम काम कैसे करेंगे या किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, इसी वीडियो के नीचे मैं उस पे रिप्लाई खुद करूँगा। और फाइनली ये कि आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप इस डिज़ाइन की पूरी प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अब होने लगा है पीएचपी का और पीएचपी जब हम शुरू कर लेंगे फिर एचटीएमएल सीएसएस वगैरह थोड़ी-थोड़ी करते रहेंगे साथ, जितनी हमें ज़रूरत होगी। लेकिन ये कि इसका कोई डेडिकेटेड लेक्चर फ़िलहाल अब नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।